Dear students, welcome to the online classes of microbiology. Today I will discuss about Mycobacterium tuberculosis. This bacteria can cause TB. TB आपने सुना होगा। टीबी को हिंदी में तपेदिक भी बोला जाता है। तो आज मैं आपको ट्यूबरक्लोसिस और उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द इटायोलॉजिकल एजेंट ऑफ टीबी। मैंने बताया कि ह्यूमन में ये टीबी को कॉज करता है। ट्यूबरक्लोसिस इज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। अभी तक सबसे ज़्यादा जो डेथ होती हैं अब तक वो ट्यूबरक्लोसिस के कारण ही हो रही हैं। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्ट्स 1.7 बिलियन पीपल पर ईयर, मतलब 170 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा पर ईयर इन्फेक्ट होते हैं ट्यूबरक्लोसिस से। एंड द बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 मिलियन डेथ पर ईयर। तो लगभग 30 लाख डेथ हर साल हो जाते हैं टीबी के द्वारा, जो सार्स से काफ़ी डेंजरस है। अभी कोरोना वायरस से काफ़ी डेंजरस है, बट उतना कंटीजियस नहीं है जितना हमारा ये आपका कोरोना वायरस है। सो इसकी एक और प्रॉब्लम है, जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस हो जा रही है। इसमें कई एंटीबायोटिक और कई दवाओं का असर इसमें नहीं होता। So this increase in case is attributable to change in social structure in the cities, the HIV epidemic, and patient failure to comply with treatment programs. A related organism, Mycobacterium leprae, that is also another species of this mycobacterium, and that can cause lepre. तो मैं आपको डिटेल में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताऊंगा। सो माइकोबैक्टीरिया एरोबिक एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था आपको कि ये रॉड शेप्ड हैं, और ये ना तो रियल ग्राम पॉजिटिव है ना रियल ग्राम नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ दियर डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट होता है ग्राम पॉजिटिव से भी और ग्राम नेगेटिव में। ग्राम नेगेटिव से भी काफ़ी डिफरेंस होता है इनमें, और ग्राम पॉजिटिव से भी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनमें माइकोलिक एसिड होता है सेल वॉल में, जो माइकोलिक एसिड के कारण ही इनका नाम माइकोबैक्टीरियम कहा गया। तो माइको मीन्स माइकोलिक एसिड जो कंटेनिंग बैक्टीरिया, उसको माइकोबैक्टीरिया इसलिए नाम दिया गया है इसका। तो हियर यू कैन सी द सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ दिस Mycobacterium tuberculosis. So this number one is the outer lipid layer. Number second, this is mycolic acid. This zigzag structure आप देख सकते हैं पिंक कलर का, ये आपका mycolic acid है. Third is polysaccharide, that is arbinoglycanon. जो तीसरा है ये है polysaccharide. चौथा है पेप्टाइडोग्लाइकन। दिस 3 लेयर्स में पेप्टाइडोग्लाइकन की हैं। इसके बाद आप इसके अंदर होता है, सबसे अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसी मेम्ब्रेन में आप देख सकते हैं लिपो आर्बिनोमेनन, LAM बोलते हैं। ये ग्रीन कलर का पूरा ये थ्रू आउट द मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं, या आउटर मेम्ब्रेन ये आपका लिपो आर्बिनोमेनन है। और 7th इज फास्फोटाइडिल इनोसिटोल, जो ये 7वां है ये फास्फोटाइडिल इनोसिटोल के मेम्ब्रेन है। और 8वां इनको दिखाया गया मैंने, 8th जो है दैट इज सेल वॉल स्केलेटन। तो ये 7 मेन कंपोनेंट से मिलके आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की सेल वॉल बनी हुई होती है। तो इस सेल वॉल की स्पेसिफिक सेल वॉल स्ट्रक्चर के कारण इसमें जो ना तो ये ग्राम पॉजिटिव स्टेन से स्टेन हो पाता है प्रॉपरली, ना ग्राम नेगेटिव स्टेन से स्टेन हो पाता है। तो इसको जीएल नेल्सन स्टेन के थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसकी मेथड यहाँ पे दिखाई गई है, स्टेनिंग प्रोसीजर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to make slide that contain the sample you can take from the cuff sample। उस cuff sample को आप स्लाइड पे स्प्रेड कर दो और उसमें कार्बोफ्लोक्सिन जो रेड कलर की डाई उसको डाल दो। then heat and dry and rinsed off in tap water। the slide is then flooded with the mild solution of hydrochloric acid in isopropyl alcohol for the destaining। अगर वो माइकोबैक्टीरियम नहीं होगा तो वो डिस्टेन हो जाएगा, और उसके बाद आप मिथाइलिन ब्लू से फर्दर स्टेन करते हैं।
तो जो डिस्टेन नहीं हो पाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो तो रेड रहेगा। तो हियर यू कैन सी दीज रेड स्ट्रक्चर्स आर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इस तरह से इसकी स्टेनिंग ग्राम स्टेनिंग से काफ़ी अलग है। नाउ यू कैन सी हियर द लाइफ साइकिल ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आपको पता है कि जो माइकोबैक्टीरिया फैलता है वो कफ या स्पिट के थ्रू फैल सकता है। तो फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर इन्फेक्टेड पर्सन, अनदर नॉर्मल पर्सन, ये स्पिट या कफ के थ्रू आ सकता है। सो हियर यू कैन सी द इन्फेक्टेड लंग सेल्स ऑफ माइकोबैक्टीरिया। जब ये हेल्दी इंडिविजुअल को अंदर इन्फेक्टिविटी इसकी होती है तो ये सीधा लंग्स के मैक्रोफाजेज में चला जाता है। और इसकी ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पैथोजन कि ये मैक्रोफाज के अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। आपको पता होगा मैक्रोफाज का जबकि फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस, मतलब ये जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उनको फैगोसाइटाइज कर देता है, लेकिन ये माइकोबैक्टीरिया इसी मैक्रोफाज के अंदर इजीली सर्वाइव कर सकता है और वहाँ मल्टीप्लाई होता रहता है। और फाइनली ये लंग सेल के अंदर ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करता है और ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन के बाद ग्रेनुलोमा नेक्रोसिस होती है, लंग सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उनके डैमेज से कफ हो जाता है, कफ होने से उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कंजेशन होता है और उसको काफ़ी देर तक खांसी आ सकती है। लगातार 3-4 महीने तक कफिंग की प्रॉब्लम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के पेशेंट को हो सकती है। नाउ पैथोजेनिसिटी, मैंने ऑलरेडी बताया है कि पैथोजेनिसिटी के बारे में कि ये लगातार कफिंग होती है, 3 मंथ तक भी कफिंग रेगुलर हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक मीन्स कोई भी सिम्टम पेशेंट में नहीं दिखता। और अभी इंडिया में माना जाता है कि अबाउट 90% पीपल हैं जो माइकोबैक्टीरियम से इन्फेक्टेड हैं, लेकिन उनमें कोई डिजीज कॉज नहीं हो रही क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रांग है, तो वो मल्टीप्लाई हमारी लंग सेल्स के अंदर नहीं हो पा रहा है। और इसकी फर्दर बात करें इसका ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट ये ईजिली नहीं हो पाता इसका, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ये इट इज़ नोटोरियस फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें एमडीआर बहुत ज़्यादा है, कई एंटीबायोटिक्स लाइक एम्पिसिलिन या इवन डिटर्जेंट का भी इस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है माइकोलिक एसिड के कारण काफ़ी हार्ड होती है और इसमें कई एंटीबायोटिक्स और डिटर्जेंट या एसिड या एल्कोहल या एल्कली का भी कोई जल्दी इफेक्ट नहीं होती इसकी सेल वॉल। तो इसके लिए 2 इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं, क्लेथ्रियोमाइसिन एंड रिफैम्पिसिन। और रिसेंटली जो यूएस में है आइसोनियाजिड का भी यूज होता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। और बट द एफिकेसी और the effectiveness of these antibiotics is completely depends on the person to person। अगर किसी पर्सन में काफ़ी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन होगा तो उसमें ये एंटीबायोटिक्स उतना असर नहीं करते हैं जितना एक थोड़ा सा कम इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट होगा उसके कंपेरिजन में। नाउ मॉनिटरिंग ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, एक्चुअली WHO ने एक ये प्रोग्राम चलाया था, दैट इज डॉट्स प्रोग्राम, दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो इसके 5 मेन कंपोनेंट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट गवर्नमेंट कमिटमेंट होना चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल विल होनी चाहिए गवर्नमेंट में फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीबी हॉस्पिटल्स। पर्टिकुलरली आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तक हर डिस्ट्रिक्ट में एक टीबी हॉस्पिटल हुआ करता था, सो वो सब WHO फंडेड था। दूसरा है केस डिटेक्शन बाय स्पेटम स्मेयर बाय माइक्रोस्कोपी, तो उस हॉस्पिटल में या उस सेंटर में माइक्रोस्कोपी की सुविधा होनी चाहिए। थर्ड इज स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट रेजिम, डायरेक्टली ऑफ 6 to 8 मंथ तक कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए आइसोनियाजिड या रिफैम्पिन ड्रग्स की। एंड फोर्थ इज ए रेगुलर अनइंटरप्टेड ड्रग सप्लाई, और वो रेगुलर होनी चाहिए ड्रग सप्लाई और उसमें इंटरप्शन नहीं होना चाहिए बीच में। एंड ए स्टैंडर्डाइज्ड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम,
तो इस जितने भी पेशेंट हैं वहाँ पे उनकी प्रॉपर रिकॉर्ड हो, और जिसका सक्सेसफुली जो ट्रीटमेंट जिनका हो गया है उनको फर्दर फॉलो अप भी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डॉट्स प्रोग्राम के 5 मेन कंपोनेंट हैं। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। सो ड्रग्स आप जानते हैं कि वो हम दवा जो लेते हैं डिजीज़ होने के बाद ली जाती है। तो जो प्रिवेंटिव नेचर है दैट इज़ वैक्सीन। तो वैक्सीन जो ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन है, आपने नाम सुना होगा BCG का टीका लगाया जाता है बचपन में। तो BCG है क्या? BCG इज एक्चुअली बैसिलस क्लैमेटिक्वेरिन, जो एक बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस स्ट्रेन है। बोवाइन मीन्स ये बछड़ों या गाय बछड़ों में होने वाला एक इन्फेक्शन है जो ह्यूमन में कोई डिजीज कॉज नहीं कर सकता, बट इट कैन इंड्यूस अवर इम्यून सिस्टम। तो BCG का टीका अभी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी कंट्रीज़ में इसको अभी रिकमेंड किया गया है। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप you have enjoyed this lecture. If you have any query, you can contact me on Google Classroom. Take care. Bye bye.